5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अभी खत्म नहीं हुए हैं, यानी कि नतीजे अभी नहीं आए हैं। लेकिन उन नतीजों से पहले एक थर्ड फ्रंट बनाने की फिर से कोशिश शुरू हो गई है, या कम से कम एक ऑप्टिक्स में ये दिख रहा है कि थर्ड फ्रंट बनाने की दिशा में कई सारे लीडर मिल रहे हैं। केसीआर उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं, इसके अलावा ममता बनर्जी उससे पहले मिल चुकी हैं, इस तरह के कवायद कर चुकी हैं। तो आखिर 10 मार्च से पहले जो केसीआर जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ खुलकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ खुलकर आ रहे हैं, तो उसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, और क्या ममता बनर्जी के बाद केसीआर एक तरह से खुलकर, जिसको कहते हैं विद्रोही तेवर जो केंद्र की सरकार है उसके खिलाफ वो अपना चुके हैं, और वो जिस तरह से लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या सचमुच वो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाने की स्थिति में हैं? क्या वो थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, इस तरह के फ्रंट बनाकर जो 2024 की लड़ाई है उसकी शुरुआत करके क्या सचमुच वो बीजेपी को काउंटर पर कर पाएंगे? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात, केसीआर की पॉलिटिक्स, उनके बदलते रवैये, उनके बदलते स्टैंड, और किस तरह से एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स की शुरुआत 10 मार्च से पहले होने की वजह क्या है। अगर विपक्ष के आप मुख्यमंत्रियों में देखें, जो चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हों, तमिलनाडु में स्टालिन हों, या फिर उड़ीसा में नवीन पटनायक हों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हों, केसीआर तेलंगाना में हैं, इन सब मुख्यमंत्रियों में देखें तो सबसे ज़्यादा जो वोकल मुख्यमंत्री रही हैं वो ममता बनर्जी रही हैं। क्योंकि ममता बनर्जी को जो एक तरह से डर पिछले विधानसभा चुनाव से पहले, यानी कि लोकसभा चुनाव में वो देख चुकी थी कि किस तरह से बीजेपी ने वहाँ पे उनकी संख्या को आधा कर दिया था, यानी कि जिन सीटों पर ममता बनर्जी का वर्चस्व होता था, बीजेपी ने उनको कट्टू साइज करके आधी सीटों पर ला दिया। ये ममता की बेचैनी थी, क्योंकि ममता को ये लगा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी इनरोड कर रही है, वहाँ पर वो उसके लिए एक खतरनाक साबित हो सकती है, यानी कि बीजेपी उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें ममता ने डट कर फाइट किया, और जिस तरह से अमित शाह और बीजेपी का जो पूरा प्लान था कि वहाँ पे पश्चिम बंगाल में ईस्ट में सूरज खिलाना, उस सूरज को उन्होंने रोक दिया, चेक कर दिया, बीजेपी को 77 सीटों पर रोक दिया। सत्ता में आने का जो सपना था वो पूरा नहीं हो सका। ममता बनर्जी उससे पहले भी हमलावर थी, लेकिन बाद में उनका हमला और बढ़ते गया, और वो एक नए फ्रंट की तलाश कर रही हैं, जिसमें कि उस फ्रंट में शरद पवार हों और अपोजिशन के सारे मुख्यमंत्री हों, और उसमें वो यहाँ तक जाने को तैयार हैं कि उसमें कांग्रेस शामिल हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बाकी विपक्षी मुख्यमंत्री हैं वो उस फ्रंट का हिस्सा बने। लेकिन इस ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिक्स में जो उनके साथ के जो हमसफ़र मुख्यमंत्री या हमसफ़र पॉलिटिकल पार्टियां थी, उसमें एक तरह से जो एब्सेंस था, उसमें जो विपक्षी मुख्यमंत्री हैं उसमें नवीन पटनायक, क्योंकि नवीन पटनायक की एक पॉलिटिक्स रही है इक्वी डिस्टेंस, यानी न किसी से बैर, न किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती, और एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं केसीआर थे, जो कि संसद में सरकार के कई सारे विधेयकों पर या तो उन्होंने एब्सटेन कर लिया वोटिंग से, या फिर सरकार के साथ वो उन्होंने वोटिंग किया, मतदान किया। इस तरह से सरकार को कई बार उन्होंने बचाया और सरकार की एक तरह से मदद की। दूसरे मुख्यमंत्रियों को देखें, अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे जब से सरकार बनी है, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे और एनसीपी के साथ बीजेपी का रिलेशनशिप रहा है, दोनों के बीच में कटुता रही है, और वो तमाम तरह के रेड से, ईडी रेड और इस तरह के बाद, और वो घर आया है, चाहे वो एनसीपी सुप्रीमो के नेताओं के घर पे हो, या फिर जिस तरह से आप देखें कि कई सारी जो कंट्रोवर्सी महाराष्ट्र में पनपी, उसमें एक तरह से उनके रिलेशनशिप उद्धव ठाकरे और बीजेपी के खराब हुए। ये अलग बात है कि उनके प्रधानमंत्री से कहते हैं कि बहुत अच्छे संबंध बताए जाते हैं। वैसे ही दूसरे मुख्यमंत्रियों ने, चाहे वो स्टालिन हो या फिर दूसरे मुख्यमंत्रियों ने, अलग अलग मुद्दों पर, फेडरलिज्म, सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के मुद्दे पर सरकार को उन्होंने घेरा है। लेकिन केसीआर एक तरह से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते रहे थे। लेकिन अब हाल के दिनों में जिस तरह से केसीआर और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है, और केसीआर को लगता है कि 2024 से पहले नरेंद्र मोदी का जो रथ है उसको रोकने की ज़रूरत है, और जो बीजेपी का बढ़ता रथ है उसको रोकने की ज़रूरत है, और इसके लिए वो दिल्ली आने को भी तैयार हैं, या फिर कहें कि वो अपोजिशन के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं बीजेपी के खिलाफ मोर्चा लेते हुए। तो आखिर केसीआर की दिक्कत क्या है? क्यों केसीआर अचानक हमलावर हो गए हैं? उसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? अगर वैसे देखें
तो स्टेट इलेक्शन को देखें, जो तेलंगाना का जो अंदरूनी वहाँ का जो चुनाव हुआ, उसमें जिस तरह से बीजेपी का हाल के दिनों में ग्राफ बढ़ा है, जिस तरह से बीजेपी 7% से 20% के वोट शेयर पे पहुंची, और 2019 के चुनाव में तो यहाँ तक स्थिति आ गई है कि केसीआर की बेटी को भी चुनाव हारना पड़ा और बीजेपी वहाँ पर लोकसभा की 4 सीटें जीतने में कामयाब हुई। इसके अलावा हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव, जहाँ पे बीजेपी ने बहुत अच्छी खासी सफलता हासिल की, और उसके बाद जो बाईपोल हुए, हुजूराबाद और दूसरे जो बाईपोल हुए, उसमें केसीआर की पूरी ताकत लगाने के बाद भी, पूरी एनर्जी झोंकने के बाद भी वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ में चली गई। तो इन सारी घटनाओं से जो केसीआर अब तक ये समझते थे कि वहाँ पर उनकी जो फाइट है वो कांग्रेस के साथ में है और माइनॉरिटी वोट्स के लिए एआईएम के साथ में है, वो कहीं ना कहीं दक्षिणपंथी बीजेपी का जिस तरह से इमरजेंस हुआ है उस स्टेट में, और ख़ास करके चूँकि उस स्टेट में 12-13% मुसलमानों की आबादी है, तो इसलिए केसीआर उस तरह से सुरक्षित नहीं है जैसे कि ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी के स्टेट में 28-29% मुसलमानों की आबादी है, और ममता बनर्जी एक मुसलमानों के वोट के आधार पर एक बहुत ही सॉलिड स्थिति में पश्चिम बंगाल में रह सकती हैं। लेकिन केसीआर उस तरह से सुरक्षित स्थिति में अपने स्टेट में नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पर उनके मुस्लिम वोट को डिवाइड करने के लिए पहले से ही ओवैसी साहब हैं, और वैसी स्थिति में अगर जो हिंदू वोट है उसका कंसोलिडेशन, उसका ध्रुवीकरण बीजेपी कर लेती है, तो कहीं ना कहीं केसीआर के लिए अगला जो चुनाव है वो निकालना मुश्किल हो जाएगा। और ये शायद आप अगर देखें कि बीजेपी जिस तरह से उस स्टेट में एग्रेसिव है, जिस तरह से वहाँ पर स्टेट लीडरशिप और जिस तरह से हाल के दिनों में प्रोटेस्ट हुए, उसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ से गए उस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, क्योंकि उनके अध्यक्ष को वहाँ पे डिटेन कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। तो एक तरह से बीजेपी की स्ट्रैटेजी, बीजेपी की प्लानिंग को समझ सकते हैं कि बीजेपी कैसे अगले विधानसभा चुनाव में तेलंगाना को एक तरह से वहाँ पे अपनी सरकार बनाना चाहती है। तो केसीआर की बेचैनी इस बात से है क्योंकि वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, कम से कम अपने राज्य में, और शायद इसलिए वो एक लार्जर फ्रंट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि केसीआर का जो सपना है कि वो बीजेपी को काउंटर कर सके, वो कितना अगर बाकी मुख्यमंत्रियों की से उनको तुलना करें, उनको कंपेयर करें, तो वो कहाँ पे बैठते हैं उस पूरे कंपटीशन में। अगर आप एक थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट की बात करें तो उसमें केसीआर चूँकि एक ऐसे जगह से आते हैं, एक ऐसे स्टेट से आते हैं जो कि दिल्ली का जो पावर सर्किल है, जो हिंदी हार्टलैंड है, जो कहीं ना कहीं नेशनल पॉलिटिक्स को ड्राइव करता है, और कम से कम बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर केसीआर कहीं ना कहीं वीक पड़ते हैं। वहाँ पर अगर बाकी मुख्यमंत्रियों से तुलना की जाए, जिसमें कि नवीन पटनायक अपने अलग कोने में बैठे हुए हैं, उनको नेशनल पॉलिटिक्स से कोई बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनका सिर्फ इंटरेस्ट है कि उनका उड़ीसा बचा रहे, और बीजेपी भी वहाँ पर तमाम अपनी एम्बिशन रखने के बाद भी वो नवीन पटनायक के साथ उस तरह से उलझने में विश्वास नहीं रखती। यहाँ तक कि एक समय में जब बीजेपी ने ये सोचा था कि वहाँ पर विधानसभा चुनाव में अपना धर्मेंद्र प्रधान को एज ए चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करें, लेकिन बाद में बीजेपी ने उस कदम को खींच लिया। तो दूसरे मुख्यमंत्रियों की तुलना में क्या केसीआर फिट बैठेंगे नरेंद्र मोदी को काउंटर करने के लिए, चाहे वो स्टालिन हो या फिर केसीआर? कहीं ना कहीं उन्हें दिल्ली की पॉलिटिक्स, दिल्ली का पावर सर्कल और दिल्ली की मीडिया का सहयोग लेने के लिए उन्हें उस तरह से ज़्यादा दिल्ली के आसपास होना पड़ेगा, जो कि अरविंद केजरीवाल के पास एक बेनिफिट है। अरविंद केजरीवाल इन सारे मुख्यमंत्रियों में इसलिए ज़्यादा फिट बैठते हैं बीजेपी को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि वो पावर कैपिटल यानी कि देश की राजधानी में बसे हुए हैं। वो जिस तरह से रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने एक बहुत ही सेंट्रिस्ट अप्रोच ले रखा है, जिसके लिए उन्हें छोटा मोदी भी कहा जाता है, वो नरेंद्र मोदी पर उन इशू पर जो नेशनल इशू हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदू कंसोलिडेशन के इशू हैं, उस पे वो नरेंद्र मोदी को चैलेंज नहीं करते, अटैक नहीं करते। वो कभी सबूत नहीं मांगते कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ था। लेकिन जो दूसरे मुख्यमंत्री उन इशू पर जो इमोशनल इशू हैं उस पर जब सबूत मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं एक लार्जर कंस्टिट्यूएंसी को वो एलिनेट करते हैं। और चूँकि ममता बनर्जी, केसीआर इसलिए अरविंद केजरीवाल की तुलना में कहीं एक तरह से
उस तरह से एडवांटेज वाली स्थिति में नहीं है जो केजरीवाल की स्थिति है। और इसलिए केजरीवाल न केवल गोवा में एक्टिव हैं, उत्तराखंड में एक्टिव हैं, पंजाब में तो वो अपोजिशन में रह चुके हैं, इस बार लड़ाई पावर की है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में पैर पसार रहे हैं। उनकी जो दिल्ली से नज़दीकी, साथ ही एक मेजॉरिटी पॉलिटिक्स करने की जो बीजेपी को कॉपी कर एक तरह से करने की जो उनकी पॉलिटिक्स है, वो इन बाकी मुख्यमंत्रियों की तुलना में ज़्यादा मुफीद बैठती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में 10 मार्च के बाद किस तरह से पॉलिटिक्स शेपअप होती है, क्योंकि ममता बनर्जी भी दिल्ली आकर बैठक करने वाली हैं। वो भी उस मोर्चा का हिस्सा, उस मोर्चा को लीड करना चाहती हैं, केसीआर भी लीड करना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि जिसके पास नंबर्स होंगे, जिसके पास अर्थमेटिक होगा, अगर आप और अरविंद केजरीवाल अगर पंजाब की विधानसभा जीत लेते हैं तो निश्चित रूप से केजरीवाल भले उस मोर्चा में हों, उसको लीड करें या ना करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक काउंटर नैरेटिव क्रिएट करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। शंकर एनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।